ये क्या फुल स्क्रीन में दिख रही है आपको? नहीं, नहीं सर, अभी तो नहीं दिख रही। इसको फुल स्क्रीन में करने का क्या तरीका है? मुझे तो दिख नहीं रहा वो वाला जो ऑप्शन इसमें फुल स्क्रीन का होता है ना। सर इसको एक बार डाउनलोड आई थिंक। हाँ, आई एम सॉरी, जस्ट जस्ट मैं इससे खोल देता, मैंने गलती से उससे खोल दिया शायद। ये हो गया। और नाउ शेयर, शेयर। कैन यू सी नाउ? यस सर। अब ठीक आ रहा है? जी सर, जी सर, देख सकते हैं। जी जी, सॉरी फॉर दिस लिटिल ट्रबल। एंड हीट वेव के बारे में देखिए, जहां पर भी हीट वेव की इस तरह से घटनाएं पहले से होती रही हैं, तो बहुत लोगों को बहुत आसानी से मालूम है कि हीट वेव या लू क्या होती है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसी स्थिति हुई है कि जहां पे हीट वेव जैसी स्थितियां नहीं होती थी, वहां पे हीट वेव होने लगी है। और जो हमारे यंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, यंग मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं, जिनको थोड़ा सा अंदाजा कम होता है कि ये लू या हीट वेव कैसे होती है, उनके लिए जानना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार लोग ऐसा बात करते हैं कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, या मुझे अचानक से हेडेक हो रहा है, या मुझे अचानक से वॉमिटिंग फील हो रही है, या मुझे फीवर फील हो रहा है, वीकनेस फील हो रही है। उन्हें अंदाजा नहीं होता है कि वो हीट वेव के शिकार हुए हैं, हीट वेव से उनका एक्सपोजर हुआ है, या बाहर की जो स्थितियां हैं वो हीट वेव की हुई हैं। कई बार हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो ये मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोग जाने कि हीट वेव की स्थितियां किसको कहते हैं, और अगर ऐसी चीज होती है तो वो उसको तब रिलेट कर पाएंगे कि हीट वेव का उनको प्रभाव हुआ है। तो हीट वेव के बारे में एक यही देखें कि जो अ, 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 असामान्य रूप से जब गर्मी बढ़ जाए, असामान्य रूप से जब बहुत तापमान बहुत बढ़ता है। अब असामान्य भी एक ऐसी चीज होती है कि जिसको हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से समझेगा। तो असामान्य का मतलब हम कई बार कहते हैं कि 5 डिग्री लगभग जो यहाँ का जो औसत टेम्परेचर माना जाता है, कि भाई अगर हम कहते हैं कि भाई दिल्ली में लगभग इस सीजन में ये टेम्परेचर लगभग जो है वो 44 डिग्री के आसपास होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो टेम्परेचर 48 डिग्री, 49 डिग्री हो जाए, तो जो वहां का जो जो औसत तापमान है, जो उस समय का होना चाहिए, उससे जब 5 डिग्री बढ़ जाए, तो इस स्थितियों को हम साइंटिफिकली हीट वेव कहते हैं। अब ये बात इसलिए भी आती है क्योंकि पहाड़ों में दूसरी दूसरी एक डिफिनीशन ये भी है कि 45 डिग्री के ऊपर जो तापमान चला जाए उसको भी हीट वेव कहते हैं। तो ये दो तरीके की परिभाषाएं आती हैं। एक प्रश्न उठेगा कि ये दो तरीके की परिभाषाएं क्यों हैं? परिभाषाएं इसलिए है कि एक तो कि 45 डिग्री के ऊपर जब जाती है, जब टेम्परेचर हो जाए हवा का और वायुमंडल का, और जो जो हमारा जो लैंड सरफेस है वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाए 45 से ऊपर, तो वो हमारे लिए खतरनाक इसलिए हो जाता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी उसको सस्टेन करने में बड़ी दिक्कत होती है। हमारी बॉडी जो है वो जितने टेम्परेचर को सहन करती है उससे वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और हमारे जो जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। फिर आप बोलेंगे कि जो दूसरी डेफिनेशन है कि 5 डिग्री बढ़ जाए, वो क्यों है? वो इसलिए है कि मान लीजिए शिमला जैसी स्थिति है, जगह है, या कश्मीर जैसी जगह है, या जैसे कनाडा है जहां पे आधे साल बर्फ ही रहती है। तो ऐसी जगहों में भी कई बार ऐसा होता है कि जहां टेम्परेचर औसतन 20 डिग्री, या औसतन हो सकता है 15 डिग्री उन दिनों रहना चाहिए, लेकिन औसतन अगर 15 डिग्री रहना चाहिए और वहां पे वो 19 डिग्री, 20 डिग्री हो गया, तो वो हीट वेव की स्थिति मानी जाती है। क्योंकि वहां के लोगों का जो शरीर है और जो परिस्थिति के हिसाब से जो अनुकूलन है, उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 15 डिग्री के हिसाब से रहने के हिसाब से हम खाना पीना कपड़े सब चीज का हमारा होता है, और वो अचानक से वहां पे 20 डिग्री हो गया तो हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते। तीसरी बात ये है कि जो हीटवेव की जो डेंजर है, वो डेंजर कैसे बढ़ जाता है,
उतने ही तापमान में अगर जो आर्द्रता है वो कम है, ह्यूमिडिटी कम है, तो उतना खतरा कम होता है। लेकिन अगर आर्द्रता और बढ़ जाए, क्योंकि जब आर्द्रता बढ़ जाती है तो हमारा हमारा जो स्वेटिंग है वो कम हो जाती है, क्योंकि वायु में दबाव होता है, वायु में आर्द्रता होती है, तो हमारा जो वाटर का इंटेक है, जो जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम के साथ साथ हमारा जो हाइड्रो रेगुलेटरी सिस्टम है, उसके अंदर भी बड़ा चैलेंज पैदा हो जाता है और एक नए तरीके का प्रेशर हमारा शरीर झेलता है, जिसमें तापमान बढ़ा हुआ है और साथ साथ आर्द्रता भी ज्यादा होती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब बादल की स्थिति होती है और आर्द्रता बढ़ी होती है, उस समय बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। और वैसे में अगर हमारा एक्सपोजर हो जाए हैवी हीट के साथ, तो बहुत ज्यादा नुकसान हमारे शरीर को, हमारे हमारे स्वास्थ्य को हो सकता है। अब इसमें इस तरह की बातें आती हैं, अभी भी आपको समाचार पत्रों में और न्यूज चैनल में, टीवी में, एफएम चैनल में, और वैसे भी लोग बताते हैं, हमारे जो गांव में दाई होती है, या जो हमारे ग्राम सहायक होते हैं, या जो हमारे सहेलियां होती हैं जो जो उसमें कार्य करती हैं स्वास्थ्य विभाग में, और बहुत सारे लोग, सभी ये कहते हैं कि पहली चीज है भैया, धूप में जाने से बचें। अगर संभव हो तो आप धूप के समय बाहर न जाएं। तो कैसे करें कि आप ये देख लें कि भाई सुबह सुबह कुछ काम करके आ जाएं अगर वो संभव है, या देर होने के बाद जाएं जब ठंड हो जाए। धूप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लगी हुई धूप हो, कई बार 5-6 बजे भी धूप जब लग रहा है कि नहीं धूप तो हल्की हो गई है, लेकिन इसके बाद भी हम निकल गए और हम बीमार पड़ गए। तो तापमान की स्थिति क्या है, जो आर्द्रता की स्थिति क्या है, थोड़ा उसको भी समझ करके हमें करना चाहिए। इसके बाद बाहर जा रहे हैं तो फिर हम क्या चीजें, कपड़े किस तरह से पहनने चाहिए, ढीले कपड़े, सूती कपड़े जो आर्द्रता को एब्जॉर्ब करें, जो उसको सोख ले। मुझे याद है कि कई कई जगह पे जहाँ पे पंखे और बिजली नहीं होते थे, उस समय काफी वर्षों के पहले मुझे याद है, तो लोग क्या करते थे, कपड़ों को हल्का सा गीला कर लेते थे, तो वो आर्द्रता रखता है, गीला रखता है, और जब हवा चलती है कपड़े, वो हवा लगती है तो वो कपड़े ठंडक प्रदान करते हैं आपको। कई जगह पे मैंने देखा कि लोग बेम्बू के और पत्तियों के, जो सूखी पत्तियों से अपने हैट बनाते हैं, और वो हैट सर पे रखते हैं और उसको पहले रात में भिगो देते हैं, और भीगा हुआ वो जो हैट होता है, जो पत्तियों का बना हुआ, वो आपके सर को ठंडक देता है। तो ये भी जानना कि शरीर के कौन से भाग हैं जहां पर हीट के लिए सेंसिटिविटी ज्यादा है, जैसे हार्ट का, चेस्ट का पार्ट है, आपके कान के पार्ट है, हेड है ना, ये सब चीजें हैं, हाथ की हथेली है। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर हीट ज्यादा प्रभावित करती है। उसके बाद जो अंडर आर्म्स है, वहां पे हीट अकोमोलेट होती है। तो इन चीजों को समझना कि कैसे हमें हीट प्रभावित करती है। पानी, अगर ठंडा पानी नहीं मिलता है तो जैसा पानी मिले पानी पीना जरूरी है। इन चीजों को रखना, हाइड्रेट करना, अपने आप को पता रखना कि हीट वेव होने वाली है, जो हमारा मौसम विभाग है वो सूचना देता है। इसके बाद बहुत ही साधारण है, ओआरएस की लोग जो बात करते हैं, लेकिन ओआरएस जरूरी नहीं कि आप घर में ही, जब जो आप बाहर खरीद के ही ओआरएस पिए। ओआरएस आप घर में बना सकते हैं। डब्ल्यूएचओ का फॉर्मूला बताया जाता है कि नमक डाल के, और इतना नमक कि आंसू जैसा वो हल्का सा नमकीन महसूस हो, ज्यादा नमकीन ना हो, और हल्की सी उसमें चीनी डाल लें, और उसको आप अगर पीते हैं, थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। और भी पेय होते हैं, जैसे कि मांड, चावल का मांड होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, छाछ है, नींबू पानी है, और जगह लोकल पेय कई ऐसे होते हैं जो इससे बचाने की कोशिश करते हैं। तो जो, जैसे हम कहते हैं ना कि दादी के नुस्खे, या जो 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 हमारे जो वहाँ के लोगों की जानकारी होती है लोकल लेवल पे, उनको भी ध्यान में रखें। जानवरों को भी बचाएं, क्योंकि वो किसी को बता नहीं सकते उनको किस स्थिति में रखेंगे, पशुओं को, पक्षियों को, और हम पेड़ पौधों के बारे में भी इन चीजों को ध्यान दें। और लू के बारे में हम जितना जागरूक होंगे, तो एक तरीके से जागरूकता ही बचाव है। और अगर लू लग गया तो क्या करना है, इसके बारे में अगर हमको थोड़ा सा पता हो। कई बार क्या होता है कि बच्चे को नहीं पता है, वो आकर के लेट गया और थोड़ी बात कहता है मुझे तो बहुत तेज बुखार आ गई, या मुझे बहुत सरदर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है। बाद में डॉक्टर के पास जाने पे वो 2-4 घंटे के बाद बताता है, डॉक्टर नहीं नहीं, इसे तो लू लग गई है, इसे तो हीट वेव या हीट स्ट्रोक हुआ है। लेकिन तब वो उस चीज का उपचार उस तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट तब शुरू हो जाते हैं। तो अगर तुरंत लू लगती है, तो अगर आप बर्फ का इस्तेमाल कर सकें या ठंडे पानी का आप एक्सपोजर दें, ताकि जो तुरंत गर्मी का प्रभाव हुआ है उससे हम बचा पाए। पहली चीज, हम छाए में जाएं, पानी पिएं, और कुछ इस तरीके की चीजें का सेवन करें, ताकि हमारा शरीर हाइड्रेट हो जाए और उसकी जो स्वयं की जो बचाव क्षमता है वो काम करने लगे। इसके बाद कई ये भी होता है कि जो हीटवेव का प्रभाव है वो अलग अलग व्यक्तियों को अलग हो सकता है। अगर आप यंग हैं, आप बच्चे हैं, तो बच्चों को प्रभाव कुछ ज्यादा होता है, उनकी जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में। इसके साथ साथ जो वृद्ध होते हैं उनकी सहनशीलता कम हो जाती है। जो जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनके साथ की स्थितियां। तो ये जानना कि किन लोगों का एक्सपोजर कितना है, कितनी हमारी क्षमता है, उसके हिसाब से हमें देखना चाहिए।
और उसके हिसाब से हमें अपना कपड़ा, अपने अपने वस्त्र, अपना भोजन, बाहर जाएं तो क्या हम छाते का इस्तेमाल करके जाएं, या हम क्या अवॉइड कर सकते हैं, दोपहर के समय बाहर ना निकले, हम कोई ठंडे स्थान पे रहें, तो उन चीजों को देखना है। जमीन अगर ठंडी है तो उसके पास लेट सकते हैं, लेकिन अगर जमीन गर्म है तो हमें देखना है कि कहाँ पे लेटना है जहां से हवा हमें मिलती रहे, लेकिन गर्मी से हम बच सकें। और कैसे हम फर्स्ट एड दे सकते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में अगर जानकारी हो और अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर से कैसे सलाह ली जाए, या डॉक्टर को या एम्बुलेंस को कैसे हम मदद के लिए बुला सकते हैं। तो ये कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं है तो बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इस साल भी लोगों के स्वास्थ्य को, लोगों के सुरक्षा को हानि हो रही है हीट वेव के चलते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम चीजों को अनदेखा कर रहे हैं, हम चीजों को नहीं समझ रहे हैं। पहले भी हीट वेव होती थी, अभी भी हीट वेव होती है, लेकिन हीट वेव का प्रभाव अभी कभी बार ज्यादा बढ़ जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, कई ऐसे कार्यालय हैं, उद्योग हैं या बिल्डिंग्स हैं जहां पे बहुत लोगों ने एसी लगा रखा है। एसी से अंदर का तो ठंडा हो गया, लेकिन बाहर जितनी गर्मी थी उससे ज्यादा एक्स्ट्रा गर्म हो गया। अगर कुछ लोग वहां पे बैठे हैं या वहां पे जिनका एक्सपोजर है, शायद उनके लिए ये हीट वेव कंडीशन और खराब हो जाएगी। कैसे इन स्थितियों को देखा जाए और कैसे उनके बैठने की व्यवस्था की जाए, कैसे उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, इन चीजों को समझना। जहां बहुत कंजेस्टेड बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन होते हैं, छोटे छोटे बिल्डिंग या मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बहुत सारे बनेंगे, जहां पे आप देखेंगे वहां पे हवा अच्छे से नहीं जा पाएगी, वेंटिलेशन नहीं होगा। तो ऐसी स्थितियों में जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है। तो कल की हीट ट्रैप है ऑलरेडी, वो नहीं निकल पाई, आज की हीट और बढ़ गई, तो हीट मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसी स्थितियां हीट वेव के प्रभाव को और बढ़ा देती हैं। तो इन चीजों को समझना कि हम कैसे, कूलर अगर नहीं है तो जो खस की या बांस की या और घास पात की चीजों से क्या हम एक कूलर जैसी व्यवस्था कर सकते हैं? क्या पंखे की हवा ऐसे बना सकते हैं कि वो ठंड से गुजरे और हमें ठंडी हवा दे पाए? तो इन चीजों को समझना। अगर बिजली भी चली गई, कई जगह ऐसी है कि बिजली बहुत कम आती है या बिजली आती है चली जाती है, बिजली चली गई तो हमने जो वस्त्र ओढ़े हुए हैं, कपड़ा ओढ़ा हुआ है, अगर हम हल्का सा भिगो लें, थोड़ा सा पानी मिल जाए, हल्का सा भिगो लें, हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। अपने पहनने वाले कपड़े को ही अगर हल्का सा हम पानी ये छींटे उसमें डाल दें, थोड़ा सा भीग जाए, चेहरे को थोड़ा सा पानी लगा लें, बालों को थोड़ा सा पानी लगा लें, हथेली में थोड़ा पानी लगा लें, इन चीजों को ध्यान दें। और जैसे कि कई बार लोग कहते हैं कि प्याज का इस्तेमाल, अगर लू लग गई तो इन चीजों को, क्योंकि वो फास्ट एवोपरेट करता है और वो टेम्परेचर को कम होने में मदद करता है। तो इन चीजों को देखना है। और ये इस तरीके के सिम्टम्स जो हैं वो डॉक्टर जो हैं, जो चिकित्सक हैं, वो बताते हैं। लेकिन ये साधारण सी बातें हैं, हम अगर पहले बचाव कर लेंगे तो हमें बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट तक नहीं जाना पड़ेगा। प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि हम किस तरह की हीट की स्थितियां हैं तो कैसा हमें नुकसान पहुंच सकता है। कई बार क्रैम्प्स लगते हैं, पेट में बहुत अचानक से दर्द पैदा होता है ना। और कई बार हमने किस तरह का भोजन किया है उसके साथ अगर हीट कंबाइन हो गई तो हमें इस तरीके से स्थितियां हो सकती हैं। दस्त लग सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा चक्कर आ सकता है उसके साथ, है ना। तो उन चीजों को देख करके पैनिक फील हो सकता है। हाइपरटेंशन अगर किसी को इस तरह की स्थितियां रही हैं तो उसको एकदम से दौरे जैसे पड़ सकते हैं। तो इन चीजों को जानने की जरूरत है। और अगर हम पहले प्रिकॉशन को समझ लें कि हमें पहले से क्या प्रिकॉशन करना है, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले फर्स्ट एड क्या देना है, और उसके बाद अगर नहीं होता है तब जाकर के हमें डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी। ये दो चित्र हैं, आप देख रहे होंगे, पहले भी मैंने इन चित्रों को दिखाया कि एक तरफ देख रहे हैं कि भवनों को ऐसे निर्माण कर दिया गया, जो नंबर 2 है कि उसमें वेंटिलेशन मिल पा रहा है, लेकिन नंबर 1 में देखेंगे कि सिर्फ कंक्रीट ही कंक्रीट है और पूरा फंसा हुआ है, हवा भी निकलने की जगह नहीं दे रहे हैं हम। तो कैसे होगा, है ना। ये बहुत कोई साइंस, बड़ी साइंस नहीं है। लेकिन आपको ऐसे भी भवन दिख जाएंगे कि जहां पे लोग ऐसे घर बनाए हैं और उसके बाद उन्होंने अपने वहां छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं, कुछ बेलें चढ़ाई हुई हैं, छत के ऊपर बोरी जो है, वो जो जूट के बैग हैं उनको भीग करके डाल देते हैं लोग, कई बार वहां पे डाल देते हैं ताकि सीधी धूप ना पड़े और वो पानी को थोड़ा एब्जॉर्ब करके रखती है, तो वो थोड़े से ठंडे रहते हैं घर, है ना। फूस की घास की टटियां लगा देते हैं। तो इस तरीके से कैसे हम अपने जो परिवेश है उसको ठंडा कर सकते हैं, होम गार्डन की मदद से इस तरीके से और भी चीजें कर सकते हैं। ये देखिए, ये अगर हम कर पाए, अगर हम प्लानिंग कर पाए तो ऐसी व्यवस्थाएं भी की जा सकती हैं जहां पे हरित भवन की बात आजकल हो रही है, ग्रीन बिल्डिंग की बात हो रही है। तो उदाहरण है, हमारे भारत में भी उदाहरण है, अच्छे उदाहरण है, लेकिन बुरे उदाहरण भी है। हमें पहचान करनी है कि बुरे उदाहरण कौन से हैं, उनको कम से कम करें और अच्छे उदाहरण को हम अधिक से अधिक बढ़ाएं। ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के साथ भी काम करेंगे, क्योंकि कई बार जो हीट वेव के बीच में कई बार छोटी मोटी बारिश भी हो जाती है और फिर से हीट वेव बढ़ जाती है। ऐसी स्थितियों में जब ह्यूमिडिटी भी हो जाती है, हम कैसे उसको वेंटिलेटेड रखें अपने जो परिवेश है,
है ना, इन चीजों को ध्यान दे। ये इंडोर गार्डन्स की बात है जो मैं बात कर रहा था, घर के अंदर हम थोड़ा सा ठंडगी कैसे कर सकते हैं। मुझे याद है मैं थोड़े दिन पहले केरल गया था और बड़ा अच्छा सा दृश्य देखा मैंने। एक जो ऑटो वाला है, जो टेम्पो चलाता है, जो सवारी लेकर के जो शेयरिंग पे चलते हैं, मैंने देखा कि उस ऑटो वाले ने अपने ऑटो पे बेल चढ़ाई हुई थी, हरी बेलें चढ़ाई हुई थी, और उसने गमले रखे हुए थे। उसने इतने अच्छे से थोड़ा सा वो वेल्डिंग करा करके ऐसा बनाया हुआ था कि छोटे छोटे उसने गमले रखे थे, और उसका हरित ऑटो पूरा दिखाई दे रहा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने तस्वीर ली थी, मुझे मिली नहीं तो मैं दिखाता आज। तो इनोवेशन है, देखिए कि कैसे कर रहे हैं लोग। तो हम अच्छी चीजों से हम भी सोचें कि क्या हम अपने भवनों को, अपने परिवेश को थोड़ा ठंडा कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, और हमें हीट वेव से बचाने में मदद करेगा। ये इस तरह के इनोवेशंस भारत में बहुत मिलते हैं, हर क्षेत्र में मिलते हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ उदाहरण हैं। आप देखेंगे कि खपच्चियों के बीच में पत्तियां, सूखी पत्तियों को लगा करके हैट बनाया गया है, और इस हैट को हम भिगो के अगर रख देते हैं और सर पे लगाते हैं तो छाया भी देता है, लेकिन ये हैट हमारे सर को ठंडा रखता है, और इसकी छाया इतनी होती है कि चेस्ट तक हमारे ठंडा रखता है। इन चीजों को देखिए। आप देखिए ये सुराही बनाई है, जो जो लौकी लौकी जो बॉटल गार्ड होती है, बॉटल गार्ड के अंदर का वो गुदा निकाल करके जो पकी हुई लौकी होती है, जो राइपन्ड वन, उसके अंदर से ये वाटर बॉटल बनाई है। देखिए इसमें, जिसके अंदर पानी ठंडा रहता है, सुरक्षित भी रहता है, और काफी देर तक आप दूर तक लेके जा सकते हैं। तो कैसे इनोवेशंस हैं उसको देख करके हम सीख सकते हैं, है ना। ये देखिए, आप देखिए कि इस तरीके से अभी घड़े घड़े जो है, न इस तरीके के घड़े आने लगे हैं। इस वर्ष मैं भी इस तरह का एक घड़ा अपने घर पे लेके आया हूं, जिसमें नल भी लगा दे रहे हैं। पहले नहीं होता था तो घड़े टूटने की संभावना होती थी, गंदगी की संभावना होती थी। अभी देखिए बड़े इनोवेशंस आ रहे हैं, टोटी वाले घड़े। पक्षियों के लिए भी पानी रखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पक्षी आते हैं, आपको थोड़ा अच्छा महसूस होता है, पक्षियों की जान बचती है। उनकी उनके लिए पानी रखने की व्यवस्था कर सकते हैं, दानों की व्यवस्था कर सकते हैं। तो हम बायोडाइवर्सिटी में भी उनकी सुरक्षा के लिए कैसे योगदान करें। इस तरह के बहुत सारे पेड़, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा, ये छत्तीसगढ़ के अंदर और कुछ जो भाग है बंगाल का, उड़ीसा का, झारखंड का, उन स्थानों पे हम ये जो इसको बासी बासी बोरा बासी, इस तरीके से कुछ शब्द हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। और देखिए प्याज है, चटनी है, इस तरह का भोजन जो है वो गर्मी के दिनों में शरीर को ठंडा रखता है और शरीर के अंदर कोई उत्पात होने को बचाता है। यही चीजें ठंड के दिनों में आपको ठंड से बचाती हैं। कितना अच्छा जो वैज्ञानिक जो जो ज्ञान है वो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर है। ऊपर राइट साइड में आप देखेंगे जो बेल का शरबत है, जो काफी न्यूट्रिशियस भी होता है, दिमाग को ठंडा रखता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, और आपको लू से बचाता है। नीचे आप देखेंगे सत्तू है, सत्तू के साथ कुछ हरी पत्तियां, धनिया और इस तरह की चीजें, पुदीना, ऐसी चीजें मिलाई हुई हैं। कई लोग इसमें थोड़ा सा शहद मिला लेते हैं, और वो आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाता है, और आपका पेट भी नहीं खराब होता, और आप इससे बच जाते हैं। तो इन जो ट्रेडिशनल ज्ञान है हमारा, जो जो हमारा जो पूर्व के लोगों का ज्ञान है, इन चीजों को देख करके हम कैसे इसका उपयोग ले सकते हैं। तो बहुत सारी बातें तो मैंने नहीं बताई, कुछ बातें बताई, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में सोच करके। और एक सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा कि कई बार दो बातें हैं जिनको ध्यान रखने की जरूरत है, कि कई बार हम विदेशों के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि गर्मी बहुत है तो हम कम से कम कपड़े पहने और बाहर निकल जाए, बाइक से बाहर निकल जाए बिल्कुल कम कपड़े पहन करके, क्योंकि गर्मी है और हवा लग जाएगी हमें। या कई बार हम नायलॉन के कपड़े पहनते हैं, लेकिन आपको पता है नायलॉन के कपड़े जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और गर्म हो जाते हैं, बल्कि आपको जला देते हैं। और आप कम कपड़े पहन के जाते हैं तो आप सीधे गर्म हवा के संपर्क में आते हैं, और आपका खुद का पसीना इतनी जल्दी उड़ जाता है कि वो आपके शरीर को ठंडगी नहीं दे पाता। तो आपको इन बातों को ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे हम अपने शरीर को कवर रखें, खासकर जब हम बाहर जा रहे हैं। शरीर के अंदर, आप घर के अंदर आप रहें, आप कम कपड़े में रह सकते हैं, आपको हवा लगेगी, आपको अच्छा महसूस होगा। लेकिन बाहर जाएं तो आप कैसे उसको ढकें, शरीर को, आंखों को, हाथों को, इन चीजों को ध्यान रखना है, चेस्ट को, ताकि आप बच सकें। और दूसरी बात यह है कि खान पान में, कि कोका कोला और ये चीजें, मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन जो इस तरह के पदार्थ हैं उनकी बजाय ये जो प्राकृतिक पदार्थ और इस तरह की चीजें हैं, जो वेजिटेबल से बने हुए, फल से बने हुए, ये चीजें ज्यादा अच्छे देते हैं। तो इन चीजों को ध्यान देना। और तीसरी लास्ट बात ये, आखिरी बात ये, कि हीट वेव के शिकार कई बार लोग एक शर्म की वजह से हो जाते हैं। नहीं नहीं, मैं छाता लेके क्यों जाऊं, नहीं नहीं, मैं सर ढक के जाना मुझे बड़ा शर्म लगता है, मैं तो थोड़ा आधुनिक बन के रहना चाहता हूं या रहना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे क्या बूढ़ा समझते हो, मैं तो अभी बहुत जवान हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही जा सकता हूँ। ये इस तरह की भावनाओं से बचें। इस तरह की भावनाएं आपके स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती हैं।
कृपया इन चीजों का ध्यान दें, आपके स्वास्थ्य को आप पहली प्राथमिकता दें, तो हीट वेव में आप खुद भी बचें, और जब आप इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था लेंगे तो दूसरे लोग भी आपको देखकर प्रेरित होंगे, और इस तरीके से समाज में हम एक सही संदेश देंगे और लोग अपने आप को हीट वेव से बचा सकते हैं। धन्यवाद। आगे की कार्यवाही के लिए मैं आगे से अतिशा सूद जी को कहता हूं कि वो आगे की कार्यवाही जारी रखें। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे साथ बहुत ज्यादा रणनीतियां शेयर करी हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं लू से, उष्ण लहर से, और भी किस तरह से हम जो है इसका प्रभाव जो है वो अपने ऊपर कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ में अपने आसपास भी देख सकते हैं कि दूसरे लोगों को इससे कम प्रभाव हो। अब हमारे पास नेक्स्ट है डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी। सर हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं फ्रॉम यूनिसेफ राजस्थान, और सर आज हमें बताने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक रणनीतियां जो हम इस्तेमाल करके अपने आप को इस लू के मौसम से और इस उष्ण लहर से बचा सकते हैं। सर आप यहाँ पे हैं? थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। ज्यादातर चीजें अनिल सर ने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से कवर कर ली। हालांकि कुछ चीजें रिपीट होंगी, पर जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो सभी साथियों के लिए भी काफी उपयोगी होगा, क्योंकि वो हिंदी में है और बहुत सरल भाषा में है, और इस मीटिंग के बाद ये हम आप सभी के साथ शेयर भी कर लेंगे। ये जो अनिल सर ने अभी बताया उसी का बहुत सिंपल और हिंदी में बनाया हुआ एक मॉड्यूल है जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि ये रिपीटेशन होगा, बहुत सारी चीजों का रिपीटेशन होगा, पर इवन इफ इट इज द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, मुझे लगता है कि ये सभी के लिए शायद जानकारी महत्वपूर्ण होगी। इससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो राजस्थान में पिछले 3 महीनों में हुआ, उसके बारे में मैं थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा कि सभी जिलों के जो RCHOs हैं और जो डिप्टी CMHOs हैं हेल्थ, उनको उनका ओरिएंटेशन हुआ, और नेशनल क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के तहत उनका एनुअल एक्शन प्लान भी बनाया गया, जो कि 5 एरिया में बनाया गया। उनमें से हीट रिलेटेड इलनेसेस भी एक महत्वपूर्ण थी, और क्योंकि इस बार बहुत अच्छा प्रिडिक्शन था तो पहले से ही मार्च के महीने से ही ये तैयारियां शुरू हो गई थी स्वास्थ्य विभाग में, और उसके लिए ही ये मॉड्यूल और इसका ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन भी बहुत पहले हम लोग कर चुके थे, सरकार के नीचे तक के लोगों का, आशा ANM तक का, और कुछ NGOs के साथ भी हम लोगों ने ये ट्रेनिंग की। और जैसा कि अभी अनिल जी ने बताया कि जो मेन फैक्टर्स हैं कि एक तो ज्यादा लंबे समय तक अधिक टेम्परेचर रहना, जिसकी कैटेगरी भी उन्होंने बताई, सभी के साथ शेयर की, 45 डिग्री से ज्यादा और 5 डिग्री से ज्यादा का वेरिएशन होना, और जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जो कि अब आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और इस साल खास तौर पे ज्यादा, कि ह्यूमिडिटी का लेवल जब ज्यादा होता है, राजस्थान में कुछ हद तक एक अच्छी बात है कि ड्राई हीट ज्यादा होती है, पर जुलाई और अगस्त में हीट के साथ ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे होती है। जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो हीट स्ट्रोक की संभावना तब भी ज्यादा होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखने के लिए, क्योंकि उस समय इवेपोरेशन कम होता है और जो शरीर को ठंडा करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो अभी जैसा दिखाया पिक्चर के माध्यम से, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, कि जो कंक्रीट और डामर की अधिक गर्मी जो एब्जॉर्ब करने के कारण सतह को गर्म बनाए रखते हैं, और जिससे ज्यादा हीट स्ट्रोक बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि खुले मैदानी क्षेत्रों में ही हीट स्ट्रोक होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। जो हमारे जो कंक्रीट और डामर के कारण भी इसकी प्रिवलेंस के बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा है। इसके अलावा जो हम जानते हैं कि पेड़ कट रहे हैं और छायाओं का अभाव होने लगा है। जैसा जयपुर में आप लोगों ने देखा होगा कि जब मल्टी स्टेक होल्डर मीटिंग हुई, उसका एक ये सजेशन निकल के आया था, और कुछ दूसरे राज्यों में जो ये इनोवेशन किया गया कि ग्रीन नेट अब चौराहों पर कई जिलों में दिखाई देने लगी है। ये एक अच्छा शुरुआत है, जिसके तहत छाया की व्यवस्था करने की एक कोशिश है। तो वायु प्रदूषण भी एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी इलनेसेस और गर्मी के कारण उसको मैनेज करने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो पर्सनल फैक्टर्स
खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनमें ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिनमें कोई बीमारियां हैं, जैसे कोई हृदय रोग का मरीज है या मधुमेह के रोगी हैं, श्वसन रोग, मोटापे से जो ग्रस्त व्यक्ति हैं, उनमें हीट स्ट्रोक होने की संभावना नॉर्मल लोगों से ज्यादा होती है। और अगर कई लोग पानी अगर कम पी रहे हैं और हीट में अगर आप ज्यादा एक्सपोज हैं, तो आपकी किसी की भी प्रिविलेंस संभावना जो है हीट स्ट्रोक या हीट रिलेटेड इलनेस होने की बढ़ जाती है। जैसा अभी अनिल जी ने भी बताया कि कपड़े बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। भारी या नायलॉन के कपड़े पहने हो तो आपके संभावना है कि अब हीट का डिसिपेशन नहीं हो पाता और हीट स्ट्रोक होने लगता है। कुछ दवाएं भी हैं जो जिनके कारण हीट स्ट्रोक की संभावना या हीट रिलेटेड इलनेस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इन जोखिमों के लिए हम सबको जागरूक होना जरूरी है। व्यक्तिगत कारण भी और पर्यावरण के जो कारण है उन सभी के बारे में जानकारी हम ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक पहुंचा सकें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और कुछ चीजें जो गर्मी के रिलेटेड जो बीमारियां हैं, मैं उनको संक्षिप्त में पुनः बताना चाहूंगा। और ये बहुत ही सरल भाषा में हमने आप सभी के लिए और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बनाया है मॉड्यूल, जिसको हम इस मीटिंग के बाद शेयर भी कर लेंगे आप सभी के साथ। और इस प्रेजेंटेशन के बाद अगर आपके कोई सवाल हो तो हमें खुशी होगी आपके जवाब देने में। सबसे कॉमन जो हम सब छोटे थे गर्मी के जमाने में, घमौरियां हम सब जानते हैं, जो कि छोटी छोटी लाल रंग की दाने हो जाते हैं, जिनमें खुजली होती है। वो अक्सर इसलिए हो जाती है क्योंकि जो छिद्र होते हैं जहां से पसीना निकलता है वो बंद हो जाते हैं और पानी बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण टेम्परेचर भी नहीं निकल पाता और उनमें कई बार पस भी पड़ जाता है अगर हाइजीन ठीक नहीं हो। तो इसका इलाज यही है कि साबुन से नियमित रूप से उसका स्नान किया जाए और शरीर को संभव हो वहां तक ठंडा रखने की कोशिश की जाए। ये बहुत कॉमन है, बच्चों में बहुत ज्यादा दिखाई देती है। और पहले तो बहुत ही कॉमन, जब ये कूलर और एसी का जमाना नहीं था तो बहुत कॉमन गांवों में और शहरों में भी काफी कॉमन दिखाई देती थी, पर अभी भी होती है बच्चों में और बुजुर्गों में भी। इसके बाद जो हीट क्रैम्प्स हैं, गर्मी के कारण ऐंठन, जो कि आमतौर पर पेट और पैरों की मांसपेशियों में एक ऐंठन आती है जिसको हम क्रैम्प्स कहते हैं। ज्यादातर समय में ये अगर कोई एथलीट है या फार्मर है या कोई गर्मी में ज्यादा व्यायाम कर रहा है उन व्यक्तियों में ये होती है। खासतौर पर ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण होती है और इसका जो बेहतरीन इलाज है वो ORS और इलेक्ट्रोलाइट युक्त, जैसा अभी बताया पहले भी, कि आप घर में भी बना सकते हैं। जरूरी है बाजार से ही खरीद कर आप खाएं। नमक और जो विभिन्न तरह के पदार्थ पिक्चर के माध्यम से दिखाए भी थे, वो लेते रहने से आप इसको बचाया जा सकता है। और अगर हो जाए तो मरीज को, जो भी व्यक्ति हो, उसको छायादार जगह पर लेकर जाए और ऐंठन वाली मांसपेशियों में खिंचाव दें ताकि आराम मिले और धीमी धीमी मालिश करें और इलेक्ट्रोलाइट युक्त पदार्थों का सेवन कराएं। उससे इसमें आराम आ जाता है। और ना आए तो तुरंत चिकित्सक को संपर्क करें। इसके अलावा हीट एग्जॉस्शन की काफी थकावट होने लगती है गर्मी के कारण, जो अभी बताया कि कई बार ऐसा लगता है कि अरे कुछ भी नहीं हुआ, पर हकीकत में वो गर्मी से कई बार ऐसा तकलीफ होने लगती है। भारी पसीना हो जाता है, कमजोरी आती है, एकदम ठंडा होने लगता है, सर दर्द बहुत कॉमन सुनने में आ रहा है आजकल, चिपचिपे हाथ पैर हो जाते हैं और नाड़ी बहुत या तो कमजोर और तेज होने लगती है। कभी कभी बेहोशी और उल्टी जैसी स्थिति भी होने लगती है। और इसका कारण, अगर हम लंबे समय तक धूप में के संपर्क में हो, और ये ज्यादातर जब आर्द्रता ज्यादा हो या आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, उस समय ये देखने को मिलता है। और इसका जो इलाज है वो अधिक पानी पिए और गर्म मौसम में अगर परिश्रम कर रहे हैं तो हल्के ढीले कपड़े पहने और कोशिश करें कि 11 से 3 बजे के बीच में धूप से बचने की कोशिश करें। शराब इत्यादि के सेवन से बचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। और
घर पर ही रहना और पर्दे खिड़कियों में डालकर रहना इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक उपचार में पीड़ित को ठंडी जगह पर लेटाएं और कपड़े ढीले कर दें और ठंडा गीला कपड़ा लगाएं ताकि टेम्परेचर जो है तेजी से कम किया जा सके। पंखा या अगर एसी है तो एसी में लेटाएं उसको और धीरे धीरे पानी पिलाएं। और अगर उल्टी होती है और अगर कॉन्शियसनेस नहीं रह पा रही है तो तुरंत 108 एम्बुलेंस पर कॉल करें और पेशेंट को हॉस्पिटल, नजदीकी हॉस्पिटल लेकर जाएं। मैं एक और के बारे में बात करना चाहूंगा, हीट स्ट्रोक, जो कि काफी इस बार काफी क्योंकि ओरिएंटेशन काफी था, गांवों तक सेंसिटाइजेशन था तो लोगों में जागरूकता ज्यादा थी। इस बार आए भी काफी हैं, आपने अखबारों में भी देखा है। ऐसा नहीं है कि संख्या बढ़ी है, इस कारण काफी सारे बचे भी हैं क्योंकि समय रहते जब जागरूकता ज्यादा होती है तो लोग उसके अनुसार एक्शन लेते हैं। इसमें खास तौर पर शरीर का अधिक तापमान होना, गर्म सूखी त्वचा, नाड़ी का तेज चलना, बेहोशी सी आना और कई बार मानसिक स्थिति भी अजीब सी होती है, कई बार बहकी बहकी बात करने लगते हैं और कभी कभी पसीना ना भी आए, ये भी संभव है। अक्सर हम सोचते हैं कि हीट स्ट्रोक, लू लगी है तो पसीना तो आएगा ही, पसीना नहीं आ रहा तो कुछ और है, पर ऐसा भी संभव है कि पसीना ना आए और अधिक गर्म होने के कारण जो है जो टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म है वही डिस्टर्ब हो जाती है और जिसके कारण शरीर अपना टेम्परेचर मैनेज नहीं कर पाता है और टेम्परेचर कई बार 104 से अधिक भी देखा गया है। और ये एक इमरजेंसी स्थिति है जिसमें मरीज को तुरंत छाया वाली जगह पर लेटाना चाहिए और वृद्ध और छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग, हार्ट जो ब्रेस्ट फीड कर रही है महिलाएं, हार्ट के पेशेंट्स, किडनी के पेशेंट्स, डायबिटीज वाले लोगों को सबसे ज्यादा इससे खतरा हो सकता है। इसका बचाव यही है कि ज्यादा पानी पिए और अगर गर्म मौसम में परिश्रम कर रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं तो खास तौर पर ज्यादा ध्यान रखें कि पानी ज्यादा पीते रहें और हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने और 11 से 3 बजे के बीच में काम ना करें। और प्राथमिक उपचार, मरीज को तुरंत ठंडे पानी में डुबोएं। आजकल एक टैको टेक्निक भी है जिसमें कि टर्पोलिन असिस्टेड कंट्रोल मैकेनिज्म है, जिसमें कि एक तिरपाल के अंदर जो अफेक्टेड व्यक्ति है उसको लेटाकर और बर्फ डालकर और ऑसिलेट किया जाता है, हिलाया जाता है, जिससे कि तेजी से टेम्परेचर कम हो जाता है। उसका भी हमने एक वीडियो बनाया है, हम आपके साथ इस मीटिंग के बाद शेयर कर लेंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और ये कुछ मेन समस्या हैं जो देखने को मिली हैं हीट के कारण और हम ये मॉड्यूल आप सभी के साथ शेयर कर लेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक पहुंचाएं और आईसी मटेरियल भी आप लोगों ने भी देखा होगा, विभिन्न जिलों में लगाए गए हैं। हम इस मीटिंग के बाद वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे और एक सभी चिकित्सा संस्थानों में मॉक ड्रिल्स भी किए गए हैं, तो मॉक ड्रिल का भी एक वीडियो बना है, वो भी हम आपके साथ इस मीटिंग के बाद शेयर कर लेंगे। आपके कोई प्रश्न होंगे तो हमें खुशी होगी आपके जवाब देने। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत डिटेल में हमें डिफरेंट तरीके बता दिए जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपने आसपास लोगों का और बचाव कर सकते हैं और कौन से ग्रुप्स हैं जिसको हमें और खास ध्यान रखना है, जैसे हमारे घर में महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, उन सबका हमें खास ध्यान देना चाहिए और किस टाइम पे हमें अवॉइड करना चाहिए बाहर निकलना। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग किसी के भी, हमारे जो दर्शक हैं या हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी के अगर कोई प्रश्न है तो वो सब अभी चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो वो हम हमारे जो स्पीकर्स हैं उनसे अपने प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। और जैसे सर ने बताया, जो मॉड्यूल्स हैं और जो पीपीटी सर ने यूज करी है वो हम आपको जो जैसे ये वेबिनार खत्म होता है तो आपको एक मेल आएगा, आपको बस फीडबैक फॉर्म अपना सबमिट करना है और हम आपको जो भी आज हमने मटेरियल यूज करा है या जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल सर ने बताया यूनिसेफ की ओर से, वो हम आपके साथ उस मेल के फॉलोअप में शेयर कर देंगे। अगर किसी के भी कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में लिख सकता है या फिर अपना हैंड रेज कर सकता है प्लीज। मैम मैं सेशन प्लान भेज देती हूँ आपको।
सर किसी के भी कोई सवाल है? सर आई थिंक हम लोगों ने आज काफी कुछ जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है, इसलिए हमारे शायद पार्टिसिपेंट्स के पास कुछ सवाल रह नहीं गए। इन केस अगर किसी का कोई सवाल है जो बाद में आप लोगों को ध्यान आता है, तो आप हमें मेल के थ्रू भी अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं और हम आपको उसका। जी जी सर। जी जी, मैं शिवजीराम संघर्ष संस्थान से बोल रहा हूँ और मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेष तौर से स्पेयर इंडिया का और यूनिसेफ का। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने जो आईसी मटेरियल जो तैयार किया वो हिंदी में है, तो वो सब लोगों के अच्छा सा समझ में आया। अभी मैं कुछ दिन पहले ही मीटिंग में था और यूनिसेफ से मनीष सांवला जी ने ये जो पीपीटी प्रेजेंट किया था, हम लोग फील्ड में गए तो रियल में अभी इतनी जरूरत है कि एक तो डेथ हमने हमारी आंखों से देखा, क्योंकि हमारा जो मोबाइल मेडिकल यूनिट है हम वहां तक पहुंचते पहुंचते डेथ हो चुकी थी। अभी मैंने ग्रुप में भी चैट बॉक्स में फोटो शेयर किया एक बच्ची का, वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी बहुत जरूरत है इसको करने की, लोगों को समझाने की। तो आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद है और विशेष तौर से ये है कि आपने हिंदी में तैयार किया, उसके लिए बहुत अच्छा धन्यवाद। शुक्रिया सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस यूनिसेफ जिन्होंने ये आईसी मटेरियल टाइम पे और हिंदी भाषा में तैयार किया है, जो सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और किसी के कोई सवाल है अगर हमारे स्पीकर से, तो वो पूछ सकते हैं। नमस्ते मैडम। हेलो जी सर। जी नमस्ते, मैं दिनेश कुमार यादव बोल रहा हूँ, बक्सर डिस्ट्रिक्ट बिहार से। मेरी संस्था है नव चैरिटेबल सोशल हेल्प फाउंडेशन और हम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश 3 स्टेट में हम काम कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, जिसमें इन्वायरमेंटल चेंजेस और एग्रो क्लाइमेटिक चेंजेस और एग्रीकल्चर रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस के ऊपर, जिससे रिलेटेड आपका टॉपिक था आज का। ये जो सेमिनार था, मीटिंग थी, वो बिल्कुल हमारे से रिलेटेड था। हमारी संस्था जो कर रही है तो बंगाल, बिहार, यूपी में लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं। नई संस्था है और आपसे इस तरह की सपोर्ट की काफी अपेक्षा रखते हैं और मैं आशा करता हूं कि फ्यूचर में भी आप हमें इस तरह की गतिविधियों में जोड़ के रखेंगे। मेरा कार्य क्षेत्र पूरा हिंदुस्तान है। अभी मैं शुरू किया हूं मात्र इस साल से और 2-3 प्रोजेक्ट हमारे छोटे छोटे चल रहे हैं इसी तरह के। तो मैं चाहूंगा कि ये जितने पावर पॉइंट थे, एक बार इस मटेरियल को हम लोगों को मेल्स के थ्रू भेज दिया जाए, ताकि आगे और भी हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बेटर रहेगा। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू अपने संस्था के बारे में हमें बताने के लिए। जी 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 सर, किसी और का कोई सवाल है क्या? कौन सा? एक हमारे पास सवाल आया है, सरकार कदम क्यों नहीं उठाती बारिश का पानी जमीन में के अंदर इकट्ठा करने का और जो झील और नहर थी उन्हें दोबारा से चालू करने का, जिसमें कि अपनी कथा हो सके और जो जमीन में से पानी निकाला जा रहा है उसे काम किया जाए और इस सबको बंद किया जाए। डॉक्टर अनिल, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो हमारा वाटर टेबल वगैरह है उसको डिक्रीज हो रहा है और कहते रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमें प्रमोट करना चाहिए, अगर उसके ऊपर आपका कुछ इंसाइट्स है तो। मेरा नाम ऋषभ हेमानी, यूनिसेफ में वाटर सैनिटेशन हाइजीन स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। जो नवदीप जी ने यहाँ पे मुद्दा रखा है, हालांकि वो हीट वेव से थोड़ा अलग मुद्दा है, पर वो एक तरीके से जुड़ा भी है। जब हम राजस्थान की बात करें और प्रदेश की बात करें, पानी की व्यवस्था जो है उसके ऊपर काफी काम करने की आवश्यकता है, जिसके ऊपर सरकार के तौर पे यहाँ पे जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओस है उन्होंने भी इस पे काफी काम किया है। राजस्थान में हमारी एक परंपरा रही है ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग की, जो कि पानी का जैसे जैसे अपने घर तक आना शुरू हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है उसका महत्व या उसके ऊपर जो फोकस है वो थोड़ा कम हुआ है। तो
इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा अभी जो फोकस होना चाहिए वो निश्चित रूप से इसके ऊपर पॉलिसी लेवल, प्रोग्राम लेवल और एक फील्ड लेवल पे इसको फिर से एक अवेयरनेस और उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ये न सिर्फ हीट वेव या इस समय के दौरान, पर ये एक साल भर चलने वाली एक एक्टिविटी होनी चाहिए। अभी का समय बेहतरीन समय है बारिश से पहले का, जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर फोकस करें। ये हीट वेव से अलग मुद्दा है, बट फिर भी ये एकदम इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर। और कोई हमारे पास सवाल है तो हम उन्हें ले, नहीं तो हम इस सेशन को क्लोज भी कर सकते हैं। अनिल सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं अभी तो यही ऐड करूंगा कि हीट वेव के स्वरूप भी थोड़ा बदलते रहते हैं। अभी देखिए देश में कुछ हिस्सों में बीच बीच में अभी बारिश की संभावना हो रही है, और कुछ वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से भी छूटा छीटा इस तरह से बूंदाबांदी और इस तरह की स्थितियां होंगी। तो लोग कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, नहीं नहीं अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। तो उन चीजों को थोड़ा सा फोरकास्ट को देखें, टेम्परेचर पे ध्यान दें। क्योंकि ये भी होता है कि जब हमारा एक्सपोजर एक दिन होता है टेम्परेचर को, तो शायद हमारे अंदर एक क्षमता हमारी काम करती है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो ये कॉन्सिक्यूटिव जब हमारा एक्सपोजर होता है उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। कई बार कॉन्सिक्यूटिव एक्सपोजर हमारा थोड़ा सा कम भी हुआ लेकिन लगातार हो रहा है, तो हमारी क्षमता काम नहीं कर पाती है। तो इन चीजों को भी ध्यान देने की जरूरत है। और ऑफ एंड ऑन ये चलता रहता है। अभी जून तो पूरा, लेकिन कई बार कुछ दिनों तक जुलाई में भी ऐसी स्थितियां रहती हैं। तो आप इस जानकारी को जितना मल्टीप्लाई करेंगे, शेयर करेंगे, हमारा देश, हमारा समाज और हम सब मिलके जो हीटवेव के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। यही मेरा संदेश है। जी, थैंक यू सर। सर, हमारे पास एक और सवाल है। बहुत सारे आरओ प्लांट लगा रखे हैं। ये प्लांट जमीन से पानी निकाल कर मार्केटिंग करते हैं। जैसा कि देखा जाता है, 1 लीटर पानी को बनाने के लिए 10 या 20 लीटर पानी जो है वो बर्बाद होता है। इस पर ना कोई सामाजिक स्तर पर नजर डाल रहा है और ना ही सरकार की तरफ से कोई एक्शन है इसके regarding ये हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इस पे चर्चा भी हो रही है। कल भी मैं एक चर्चा में हिस्सा था इस बात को लेकर के। तो पहली चीज है व्यक्तिगत जागरूकता की। हम जब घर में भी आरओ प्लांट लगाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कितना पानी बर्बाद होता है। तो थोड़ी सी, अगर हमें आरओ प्लांट लगाना है तो हमें देखना है कि जो भी पानी निकल रहा है उसकी हम पूरी व्यवस्था कैसे कर पाए कि उस पानी को हम सटीक ढंग से उसको रीयूज करें। कैसे रीयूज करेंगे? दूसरी बात है, आरओ के साथ में एक हेल्थ का भी पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि उसमें टर्बिडिटी जब हमारी बहुत कम हो जाती है तो उसमें कैल्शियम भी कम हो जाता है। और भारत में खासकर महिलाओं में हमारी कैल्शियम की डिफिशियंसी काफी पाई जा रही है, बच्चों में पाई जा रही है। तो हम ये जाने कि उसकी टर्बिडिटी हमें कितना एडजस्ट कराना चाहिए। और बिल्कुल पानी को हम उसका वो नहीं करें ताकि टर्बिडिटी एकदम कम हो जाए। और उसमें जितना ज्यादा टर्बिडिटी, हम जितना कम से कम टर्बिडिटी करना चाहेंगे, पानी उतना ज्यादा बर्बाद होता है। तो वो भी चीजों का ध्यान रखें। और ये देखें कि फिल्ट्रेशन के और कौन से तरीके हो सकते हैं हमारे पास। कई बार लोग मॉडर्निज्म के चक्कर में, आधुनिकता के चक्कर में भी कहते हैं नहीं भी हम तो वैसे ही आरओ का ही पानी पियेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य की स्थितियां होती हैं, लेकिन एक बात समझने की कोशिश करें, है ना। कई बार लोगों का स्वाद हो जाता है कि नहीं मुझे आरओ का ही पानी पसंद आता है, अब उसका स्वाद नहीं पसंद आता मुझे। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करें कि क्या वाकई हमें आरओ की जरूरत है या हम उसके दूसरे विकल्प हैं उन पे करें। और साथ ही साथ मेरा जो छोटे छोटे उद्योग हैं जो पानी के और इस सब में काम करते हैं, जो रिसर्च करने वाले भी हैं, उनसे भी निवेदन है कि हम सस्ते तरीके मार्केट में लाएं और सस्ते तरीके लोगों को उसके डिजाइन उपलब्ध कराएं कि लोग घर में अच्छे फिल्ट्रेशन को कर पाएं। और जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स रहे हैं वाटर फिल्ट्रेशन के, उसको भी करके हम वाटर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। लोग कई बार सोचते हैं अच्छा इतना झंझट कौन करे, आरओ प्लांट ही लगा लेते हैं। तो ये भी बात है। या हम आरओ की वो 20 लीटर की बोतल ही खरीद लेते हैं। तो सिर्फ हम प्लांट के ऊपर नहीं कह सकते। जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है और जो उद्योग है, वो हमेशा उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है। तो और उपभोक्ता का मन तभी बदलेगा जब उसके अंदर जागरूकता आएगी, उसको समझदारी की जरूरत है।
तो हम सबका एक साझा प्रयास होना चाहिए कि लोगों को समझाएं कि हमें कैसे बदलना है धीरे धीरे। और एक रात में शायद बदलाव नहीं आए, एक दिन में बदलाव नहीं आए, लेकिन इस बात को धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करें तो जो बदलाव आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसी में ऐड करते हुए हमारे पास प्रेम कुमार पटेल जी हैं। उनका एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये हीट वेव से इतना रिलेटेड नहीं है, लेकिन इन जनरल जलवायु परिवर्तन जो हमारा हो रहा है, उसके लिए हमें सरकार की रणनीतियों और योजनाओं का इंतजार करने के बजाय हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से एक एक एटलीस्ट प्लांट या ट्री लगाने का संकल्प लेना चाहिए। उससे एक मल्टी लार्जर लेवल पे जो है वो हम कुछ ना कुछ जो है वो चेंज देख पाएंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपका सजेशन है। और सर हमारे पास एक और सजेशन है कि हम मटका फिल्टर्स जो है वो भी यूज कर सकते हैं। उससे पानी सेफ भी होगा, कोल्ड भी होगा और एडिशनल कॉस्ट भी नहीं बढ़ेगी। जी, मैंने मिट्टी का बना जग भी देखा है, जिसमें जितना पानी पीना है हम रख देते हैं और 1 घंटे के अंदर लगभग ठंडा हो जाता है और उसमें 5-6 ग्लास पानी रहता है। तो आजकल काफी इनोवेशंस आ रहे हैं, तो इस तरह की चीजें काफी अच्छी हैं, उनको हम देख सकते हैं। जी 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 सर। सर डॉक्टर अग्रवाल, आप सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? फिर हम आई थिंक ये वाला वेबिनार जो है वो क्लोज कर सकते हैं। करना चाहिए। दूरस्थ जगहों से सभी साथीगण जुड़े हैं आज कि एक तो जो लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस की बात हो रही है वो बहुत अच्छी है, पर अभी जो तुरंत हमें करना है वो जागरूक करना है लोगों को, ताकि हीट वेव से बचाया जा सके, हीट इंजरीज से बचा जा सके। और हीट के कारण जितनी भी इंजरी हो रही है वो उसके कितने रिमेनेंट इफेक्ट हैं वो हम अभी बहुत ज्यादा नहीं बता पा रहे हैं। तो सबसे पहला है कि जागरूक किया जाए लोगों को और उससे बचाने का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि हीट वेव से कैसे बचा जाए। और दूसरा, अगर कोई किसी को कभी कुछ हो जाए तो कैसे उसका तुरंत उपचार किया जाए, क्योंकि प्राथमिक उपचार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। क्योंकि जब तक 2-3 घंटे में या 1 घंटे में पहुंचते हैं लोग हॉस्पिटल तक, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। तीसरा कि अभी राजस्थान सरकार ने सभी जिलों को आदेश दिए हैं, सभी संस्थाओं को आदेश दिए कि वो हर चिकित्सा संस्थान में एक हीट स्ट्रोक रूम बनाए और एम्बुलेंसेस भी पूरी इक्विप की गई हैं। तो ये 3 चीजें मैं बताना चाहता हूं सभी की जानकारी के लिए कि लोगों को अधिक से अधिक इसके बारे में जागरूक करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने हमारा जो आज का थीम है उसको फिर से रिटेरेट कर दिया है कि अभी जो हीट वेव चल रही है उससे बचाव सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीजों का भी हमें ध्यान रखना है इन द लॉन्ग रन, लेकिन अभी के लिए हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए ऑन सेविंग डिफरेंट लाइव्स और कैसे हम उष्ण लहर का जो प्रभाव है वो कम से कम कर सके। इसी के साथ जो भी हमारे अब और क्वेश्चन है वो आप हमें मेल पे लिख सकते हैं और हम उसके जवाब आपको वहां पे प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया, जो हमारी पीपीटीज और जो भी मटेरियल आज यूज हुआ है और एडिशनल मटेरियल जो भी यूनिसेफ प्रोवाइड करना चाहेगा वो आपको फीडबैक फॉर्म के साथ में मेल पे जो है वो रिसीव हो जाएगा। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस मिशेल मोहन फ्रॉम स्पेयर इंडिया टू गिव अ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। धन्यवाद अतीशा, आज के सेशन को इतने बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए। मैं सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम मेंबर्स के तरफ से हमारे पैनलिस्ट प्रोफेसर अनिल गुप्ता और डॉक्टर अनिल अग्रवाल को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण बातें जो है बहुत सरल तरीके से हम सब तक पहुंचाए। और इसी से मैं ये भी कहना चाहूंगी सभी प्रतिभागियों को हमारे साथ अपने सवाल और विचारों के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आगे के जो हमारे सत्र होंगे उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।